हेलो फ्रेंड्स, तो हम मैथ्स के 1 to 17 पढ़ रहे थे। हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था फिल्टर MCQs 9 to 11। तो यहाँ तक 475 तक हमने पढ़ लिया। आज यहाँ से पढ़ेंगे। इन लंबर सिम्पेथेक्टोमी गैंग्लियंस पेयर्ड। लंबर सिम्पेथेक्टोमी होता क्या है? इसमें हम क्या है, सिम्पेथेटिक चेंज जो होता है लंबर एरिया का। ठीक है, लंबर हमारे पास पेरा वर्टिब्रल गैंग्लियंस होते हैं सिम्पेथेटिक। ठीक है, लंबर जो नर्व्स होते हैं वर्टिब्री होते हैं ना, नर्व स्पेशली लंबर नर्व जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं ना, वहाँ पर फिर वो ये वर्टिब्री है फॉर एग्जांपल, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अराउंड यहाँ पर क्या होते हैं, गैंग्लियंस होते हैं। ठीक है, न्यूरोनल सेल बॉडीज होते हैं बहुत सारे, उनको हम कहते हैं पेरा वर्टिब्रल गैंग्लियन। तो लंबर एरिया में जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिम्पेथेटिक गैंग्लियन होते हैं, सिम्पेथेटिक फाइबर्स उनसे निकल रहे होते हैं। तो ये जो इसको हम नाम सिम्पेथेटिक चेन भी कहते हैं, पेरा वर्टिब्रल गैंग्लियन या सिम्पेथेटिक चेन। तो इन सिम्पेथेटिक गैंग्लियंस को हम रिमूव करते हैं। लंबर सिम्पेथेक्टोमी का मतलब लंबर एरिया में जो सिम्पेथेटिक गैंग्लियन है उनको हम रिमूव करते हैं। उनको रिमूव क्यों करते हैं? उनको मुख्तलिफ कंडीशंस के लिए हम रिमूव करते हैं। जैसे कि हार्नर सिंड्रोम में भी सिम्पेथेटिक गैंग्लियन को रिमूव करते हैं। इसके अलावा और कुछ कंडीशंस होते हैं उनमें। ठीक है, तो ये लंबर सिम्पेथेक्टोमी में कह रहा है कि कौन सा लंबर जो सिम्पेथेटिक गैंग्लियन है उसको हम स्पेयर करते हैं, उसको हम लोग रिमूव नहीं करते। तो वो है L1 लेवल पे जो होता है। उसकी वजह क्या है? L1 जो सिम्पेथेटिक गैंग्लियन होता है वो क्या करता है, वो सप्लाई करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ना। तो इस वजह से उसको अगर रिमूव करेंगे तो इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये चीज़ें होंगी। इस वजह से इसको हम स्पेयर करते हैं। प्रोस्टेटिक सिक्रेशन कॉन्टेज एसिड फास्फेटेज होते हैं। विप लाइक मोशन इन विच ऑर्गन होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है विप लाइक मोशन, क्योंकि वहाँ पे सीलिया होते हैं ना, तो वो विप लाइक मोशन करवाते हैं किसकी, ओवम की। एंसा सर्विकलस इज फॉर्म्ड बाय हाइपोग्लोसल नर्व और C1 to 3। तो ये हमारे पास इंसा सर्वाइकलिस है, इसको ये एक तरह का समझे क्या है, प्लेक्सिस है। 5-year-old चाइल्ड है विद जनरलाइज एडिमा। मेन इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस इज यूरिन फॉर प्रोटीन करेंगे 5 ईयर में, कि इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं है, कितना प्रोटीन आ रहा है यूरिन में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जनरलाइज एडिमा होता है ना, हाइपो प्रोटीन यूरिया हो जाता है ना, तो हाइपो अल्बुमिनिमिया हो जाता है उसकी वजह से। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर डिक्रीज बाय 10% वन BP डिक्रीज बाय 10%। हाँ, अगर आप BP को 10% डिक्रीज करेंगे तो ग्लोमेरुलर प्रेशर भी 10% डिक्रीज होगा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ फीटल हाइपोथायराइडिज्म क्या है? फीटल थायराइड डिसजेनेसिस। फीटल थायराइड ठीक से अगर ना बने उसकी वजह से फीटल हाइपोथायराइडिज्म होता है, ये मोस्ट कॉमन काज है। अच्छा, माइलोफाइब्रोसिस प्रोमिनेंट फीचर किस चीज़ की? मैसिव स्प्लीन की। अब माइलो मीन्स क्या है, बोन मेरो। फाइब्रोसिस मीन्स उसके अंदर कोलाजन फाइबर्स वगैरह, कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह एक्यूमुलेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो जब ये एक्यूमुलेट होंगे बोन मेरो में, माइलोफाइब्रोसिस होगी, तो बोन मेरो क्या है, RBCs WBCs प्लेटलेट्स वगैरह ठीक से नहीं बनाएगा। तो उसकी वजह से फिर ये जो होते हैं RBC WBC प्लेटलेट्स मतलब ब्लड सेल्स, ये स्टार्ट हो जाते हैं बनना किस में, बोन मेरो के बाहर, लिवर में, स्प्लीन वगैरह में। तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमाटोपोइसिस, मतलब मेडुला के अलावा। मेडुला का मतलब क्या है? मेडुला का मतलब है कि बोन मेरो, ये बोन का जो मेडुला था उसमें बोन मेरो होता था, उसके बाहर अगर RBCs बनते हैं जैसे स्प्लीन में, लिवर में, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमाटोपोइसिस। तो वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास फ्लैट बोन्स होते हैं, स्कल वगैरह हो गया, फेस हो गया, उसके अंदर भी RBCs बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको फिर कहते हैं एक्सेलरेटेड हिमाटोपोइसिस। तो ये हमारे पास क्या है, माइलोफाइब्रोसिस में फिर स्प्लीन के अंदर भी RBCs बनते हैं, WBC वगैरह, उसकी वजह से स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, मैसिव स्प्लीन। ड्रग चॉइस फॉर GI ब्लीड इज IV एक्ट्रियोटाइड देते हैं GI ब्लीडिंग के लिए। GI ब्लीडिंग भी कौन सी? स्पेशली वैसे एसोफेगल वेरिएसिस के लिए। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है, एनीमिया इज ड्यू टू हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में एनीमिया RBC फ्रेगलिटी की वजह से होती है। RBC फ्रेगाइल होता है, जल्दी उसकी ब्रेक डाउन होती है ना, क्योंकि वो स्फीयर शेप्ड RBCs है ना, स्प्लीन से जब पास होते हैं तो वहाँ पर ये ब्रेक डाउन इनकी हो जाती है। हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम विच सेल्स है? मैस्ट सेल्स है। बोन मैट्रिक्स एंड फर्स्ट लेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, बोन मैट्रिक्स और फाइबर को कौन बनाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। बेसिनोसिस एसोसिएटेड विद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ। मैक्सिमम एनर्जी रिजर्व्स इन बॉडी इन टर्म्स ऑफ KCl। ठीक है, KCl नहीं है, किलो कैलोरी की फॉर्म में मैक्सिमम एनर्जी इनमें से कौन हमारे पास रिलीज करता है? वो है फैट्स जो है 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन्स और जो ग्लाइकोजन वगैरह होते हैं वो कितना होते हैं? 4 किलो कैलोरीज करते हैं। गोन्स कम्प्लेक्स इन प्राइमरी TB क्या होता है? लंग के अंदर लीजन होते हैं विद एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स। अम्बिलिकल कार्ड के अंदर आर्टरीज कितने होते हैं? 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। एट मियोसिस 1 डॉटर सेल्स रिसीव्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइसोमी, इसको ट्राइसोमी कहते हैं ना। वैसे तो 2 क्रोमोसोम होने चाहिए ना,
लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक में आ गया, मतलब वैसे इक्वल क्रोमोसोम होने चाहिए, 23 एक डॉटर सेल में 23 दूसरे में, लेकिन एक के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया मतलब 24 आ गए, तो वो ट्राइसोमी है। ठीक है, अब एबनॉर्मलिटी विल बी ट्राइसोमी विच अकर्स, और ये होता क्यों है? ड्यू टू नॉन डिस्टिंक्शन। ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स क्या है? एपिफिसिस ऑफ लंग बोन सप्लाइड बाय एपिफिजियल आर्टरी। ये सिंपल सा एमसीक्यू है, बार बार आ रहा है। थेराप्यूटिक इंडेक्स रिप्रेजेंट सेफ्टी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट लाइकली कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। इन एसाइटिक स्टेप मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? इकोलाई होता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो भी कौन सा? इकोलाई मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है एसाइटिक टाइप में। हायर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कहाँ पे होता है? एलडीएल में हायर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है, क्योंकि एलडीएल का काम क्या है कि ये लिवर से कोलेस्ट्रॉल को उठाता है और उनको टिश्यूज़ की तरफ ले जाता है, ब्लड वेसल्स की तरफ ले जाता है, और ब्लड वेसल्स में एक्युमुलेट करवाता है। इस वजह से इसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। फीमोरल आर्टरी पल्स, और इसी वजह से इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, क्योंकि टिश्यूज़ की एथेरोस्क्लेरोसिस ये काज करवा रहा है ना। फीमोरल आर्टरी पल्स एट कहाँ पे होता है? मिड इंग्वाइनल लिगामेंट के। उसके बाद है सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ड्रग्स कहाँ पे? एटिनोलोल। एटिनोलोल सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ड्रग है। बाकी लाबिटालोल नॉन सेलेक्टिव है, प्रोप्रानोलोल नॉन सेलेक्टिव है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन पल्मोनरी अल्वेलाई एंड ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू पैसिव डिफ्यूजन के जरिए होता है ना। गैसेज हमेशा सिंपल या पैसिव डिफ्यूजन के जरिए जाते हैं ना, क्रॉस करते हैं। अप्रोप्रिएट अबाउट स्मूथ मसल के बारे में क्या? जनरली हैव इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये एमसीक्यूज भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैंने कल भी आपको बताया था, कल भी ये एमसीक्यूज था। ICOL, आई का मतलब इंटरनल सर्कुलर लेयर है या इनर सर्कुलर, और OL का मतलब आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। बीपी ऑफ पेशेंट इज़ 1/10/100 है, एंड एरिथ्रोपोइटिन भी डिक्रीज है और क्रिएटिनिन रेज्ड है, तो इसका मतलब किडनी में इशू है ना। क्रिएटिनिन रेज है और साथ में एरिथ्रोपोइटिन भी तो किडनी में बनता है, कहाँ पे? जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स में, तो इसका आंसर है जस्टाग्लोमेरुलर सेल। हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, तो S3 होता है। वेंट्रिकुलर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से जो होता है S3 होता है। कंडक्शन एफिशिएंसी इज ड्यू टू आर्कुएट फिस्कुलस की वजह से होता है। कल मैंने डिटेल से समझाया था, इसमें बंदा सेंटेंस और वर्ड्स ठीक से नहीं बना पाएगा। उसके बाद 12 year old boy had continuous tonic fits for 30 minutes in a state of unconsciousness was brought to emergency. The drug of choice उसके लिए क्या होगा? लोराज़ेपाम। ये स्टेटस एपिलेप्टिकस में जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग लोराज़ेपाम लगाएंगे। बेज कार्सिनोमा काज बाय एप्स्टन बार वायरस। अब वेल्प्रोइक एसिड हम लोग क्या है? लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। ठीक है, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए नहीं देते। एक्यूट मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं? बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं, लोराज़ेपाम। उसके बाद फिर फिनोबार्बिटोन देते हैं अगर उससे कंट्रोल नहीं हुआ। विच कार्सिनोमा काज बाय एप्स्टन बार वायरस है? नेजोफरेंजियल कार्सिनोमा काज करता है। इसके अलावा एप्स्टन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी काज कर रहा था। और ओरोफरेंजियल कार्सिनोमा कौन काज कर रहा था? HPV ह्यूमन पेप्लिमा वायरस। इसके अलावा HPV क्या काज करा रहा था? सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया और कैंसर। सार्कोइडोसिस इज डायग्नोस्ड माइक्रोस्कोपिकली बाय नॉन गैसिएटिंग ग्रेनुलोमास होते हैं किसमें? सार्कोइडोसिस में। एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी आइका जिसको कहते हैं, वो ब्रांच है किस चीज़ की? बेजलर आर्टरी की। अच्छा, तो एंटीरियर आइका किसकी ब्रांच है? बेजलर आर्टरी की। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल कौन सा होता है? मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। बर्केट लिम्फोमा ऑन्कोजीन इज बाय एप्स्टन बार वायरस। एप्स्टन बार वायरस ट्रांसलोकेशन काज कराता है 8/14 ट्रांसलोकेशन, फिर वो काज कराता है क्या? बर्केट लिम्फोमा। और 8/14 भी कौन सा ट्रांसलोकेशन? सीमिक ट्रांसलोकेशन। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन सीमिक ट्रांसलोकेशन 8/14। अच्छा, ये बात याद रखें, एप्स्टन बार वायरस मैंने बताया था आपको, ये 3 चीज़ें काज कर रहा है। एक बर्केट लिम्फोमा, एक नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। इसके अलावा ये देखें यहाँ पे, ठीक है, और इसके अलावा थर्ड क्या था? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसमें एटिपिकल लिम्फोसाइट्स होते थे। विच अमंग द फॉलोइंग नर्व इज डायग्नोज्ड इन अ पेशेंट विद टोसिस, मेट्रियासिस एंड डिप्लोपिया। अब ये हमारे पास टोसिस है और मिड्रियासिस है। अगर मिड्रियासिस की जगह मियोसिस होती तो फिर वो क्या था? वो था हॉर्नर सिंड्रोम, सिंपैथेटिक चेन डैमेज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर टोसिस है, साथ में मिड्रियासिस है। मिड्रियासिस का क्या मतलब है? कि अक्लोमोटर नर्व है ना, जो स्फिंक्टर प्यूपिला को या कंस्ट्रक्टर प्यूपिला को इनर्वेट कर रहा था, तो ये डैमेज हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर प्यूपिला काम नहीं करेगा, तो डायलेटर प्यूपिला क्या हो जाएगा? ओवर डोमिनेट हो जाएगा और प्यूपिल को डायलेट करेगा। और डिप्लोपिया तो अक्लोमोटर में वैसे होता है। थायजाइड डायरेक्टिक्स काजेज हाइपोक्लेमिया काज करते हैं। सबसे ज़्यादा थायजाइड हाइपोक्लेमिया काज करता है। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया भी ये काज करता है, हाइपरलिपिडीमिया भी काज करता है, हाइपरयूरिसीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं।
उसके बाद है जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल XXY डायग्नोसिस क्या है, ये क्लाइंट फिल्टर है ना, अगर डबल XYI है। व्हाट विल बी नॉर्मल इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या नॉर्मल होता है, FEV1/FVC नॉर्मल होता है, लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है उनमें डिक्रीज होता है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में कौन से डिजीज आते हैं, जिनमें फाइब्रस टिश्यू एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, लंग्स में। पीनाइल इरेक्शन इज काज्ड बाय रिसेप्टर्स, पीनाइल इरेक्शन मस्कुलानिक कोलिनर्जिक की वजह से होते हैं, ठीक है। एक होता है इजेकुलेशन जो होती है वो कराता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन पीनाइल की इरेक्शन कौन कराता है, वो मस्कुलानिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन पॉलीसाइथेमिया वेरा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्रीज, पॉलीसाइथेमिया वेरा में RBC मास इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है 80-year-old with one episode of high BP and sleep disturbances. What is the cause of high BP? Decrease erotic compliance, ये कल भी हमने पढ़ा था, समझाया था मैंने। हाइपरप्लेजिया ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ लिशमानियासिस में लिम्फाइड टिश्यू की हाइपरप्लेजिया हो सकती है, विजरल लिशमानियासिस में स्पेशली, और उसमें स्प्लीनोमेगली भी होती है। इंटरनल जगुलर वेन आफ्टर लीविंग जगुलर फोरामिन हैज़ इमीडिएट रिलेशन विद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये भी रिपीट हो रही है, याद रखें, ठीक है। इंटरनल जगुलर वेन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जगुलर फोरामिन, तो रिलेशन क्या होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जगुलर वेन विद इन जगुलर फोरामिन के अंदर अगर बात करें ना, तो उसमें रिलेशन है एक्सेसरी नर्व। लाइपोप्रोटीन रिच इन कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, यह भी हमने पढ़ा था, LDL, और बैड कोलेस्ट्रॉल यही है। एमेविक लिवर एब्सेस इज डायग्नोज्ड बाय सीरोलॉजी के जरिए। AFP अल्फा फीटोप्रोटीन एलिवेटेड होता है हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा में। ट्यूमर कंप्रेसिंग एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टेनोक्लिडोमास्टाइड विच मसल विल बी डैमेज, एक्सटर्नल जुगुलर वेन यहाँ पे होता है ना, तो वो डैमेज होगा। रिगार्डिंग डिफिकेशन रिफ्लेक्स क्या है, उसको कहते हैं रेक्टो एनल रिफ्लेक्स है। P53 ट्यूमर सुप्रेसर जीन है, व्हेन इट इज एब्सेंट और म्यूटेटेड इट में इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा, सेल सर्वाइवल, ठीक है। ट्यूमर सुप्रेसर जीन क्या है, ये स्पेशली क्या करता है, ट्यूमर को सप्रेस करता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल्ड तरीके से रेगुलेट कराता है। लेकिन अगर ये एब्सेंट होगा तो सेल डिवीजन कंट्रोल्ड तरीके से नहीं होगा, सेल की सर्वाइवल इंक्रीज हो जाएगी, एपोप्टोसिस नहीं होगी, तो फिर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो ठीक है ना, यही बात ये कर रहा है कि P53 ट्यूमर सुप्रेसर जीन है, ये अगर एब्सेंट हो तो फिर क्या होगा, या म्यूटेटेड हो तो इसका ये क्या करेगा, सेल सर्वाइवल को इंक्रीज करेगा और ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिड इन यूरिन इज हाई इन, ये किस डिजीज़ में होता है, कार्सिनॉइड ट्यूमर में, जिसमें सीरोटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, और सीरोटोनिन की जब ब्रेक डाउन होती है तो वो इसमें कन्वर्ट होता है और यूरिन में निकलता है, तो उसके ज़रिए हम इसको डायग्नोज करते हैं। पेशेंट विद आर्ट्रियल फिब्रिलेशन डाइड ड्यू टू थ्रोम्बोस एम्बोलिज्म की वजह से। अब आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में रिदम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से क्या है, स्टेसिस होती है ब्लड की आर्ट्रियम के अंदर, तो आर्ट्रिया से जो है वो जो स्टेसिस की वजह से थ्रोम्बस बनता है, वो थ्रोम्बस फिर क्या है, वो फिर ब्रेन के किसी आर्टरी में अगर चला जाए तो क्या काज कराएगा, स्ट्रोक काज कराएगा, तो एम्बोलिज्म की वजह से डेथ होती है। अ पर्सन के इस वजह से एंटीकोगुलेंट भी देते हैं आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में। अ पर्सन कम्स टू फिजिशियन विद डायग्नोज्ड केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस, ही सफर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड फूड विद ग्रीनिश पस एंड फ्रूटी आर्डर, तो ग्रीनिश पस अगर फ्रूटी आर्डर हो और ये निकल रहा हो किसी वॉन्ट से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सुडोमोनास को, और डायबिटिक्स में तो ये कॉमन होता है ना सुडोमोनास वैसे भी। और PR इंटरवल शोज, PR इंटरवल किसको शो करता है, AV नोडल कंडक्शन को, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी याद रखें। मसल अराइजिंग फ्रॉम फीमर, मसल फीमर से अराइज हो रहे हैं, हैविंग रोल इन स्टेबिलिटी ऑफ नी जॉइंट है, तो वह है वास्टस लेटरालिस है, ये नी जॉइंट को स्टेबल करता है। गर्ल विद टाइप 1 डायबिटीज़ है मोस्टली हाइपरग्लाइसीमिया इन मॉर्निंग विच इज़ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा, मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो रेगुलर इंसुलिन एंड इंटरमीडिएट इंसुलिन ट्वाइस अ डे उसको लगाना होगा, तो क्योंकि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है ना, तो ये लगाते हैं। मेडुलरी ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी इज डैमेज ऑन राइट साइड विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट है, लॉस ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व फंक्शन ऑन सेम साइड, ठीक है। अगर वर्टिब्रल आर्टरी की मेडुलरी ब्रांच डैमेज हो जाए राइट साइड पे, तो उसी साइड का हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज होगा, क्योंकि हाइपोग्लोसल नर्व क्या है, वो तो हमारे पास जिस साइड का आर्टरी होगा उसी साइड के हाइपोग्लोसल को सप्लाई कर रहा होता है ना। पर्सन फ्रॉम सिबी बलूचिस्तान विद history of fever, anorexia and fly bite on examination show hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, ये डायग्नोसिस क्या है, काला आजार, या इसको कहते हैं विजरल लिशमानियासिस। अब ये होता है सेंट फ्लाई की वजह से, सेंट फ्लाई काटता है तो उसकी वजह से
सैंड फ्लाई के बाइट में क्या होता है, सैंड फ्लाई की बॉडी में होता है लिशमानिया, ठीक है, तो वो इंटर होता है हमारे बॉडी में, तो लिशमानियासिस काज कराता है। और अगर है विजराज, ये देखो हेपेटोस्प्लिनोमेगली है, विजराज की अगर वो हो जाए, ठीक है, इनलार्जमेंट और साथ में लिम्फेडेनोपैथी हो, तो वो किस में होता है, विजरल लिशमानियासिस में। लिशमानियासिस के भी टाइप थे ना, क्यूटेनियस था, फिर म्यूकोक्यूटेनियस था, और एक तीसरा था विजरल लिशमानियासिस। तो ये विजरल लिशमानियासिस का अगला नाम है काला आजार। अब ये सैंड फ्लाई क्योंकि सीबी क्या है, ये ज़्यादातर जो सैंड वाले एरियाज होते हैं उनमें सैंड फ्लाई ज़्यादा होता है। सीबी तो हमारे पास आपको पता है मैदानी इलाका है, तो वहाँ पर सैंड वगैरह ये ज़्यादा होता है, उसकी वजह से सैंड फ्लाइज भी ज़्यादा होते हैं ना। तो ये काला आजार। ड्रग विच हैज़, वो ड्रग विच हैज़ शोन क्लिनिकल एफिकेसी इन सबअरेक्नाइड हेमरेज है, तो वो निमोडिपिन। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और स्पेशली निमोडिपिन, बाकी भी तो है, निफेडिपिन भी है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। विच पार्ट ऑफ पैराटल प्लूरा इज सप्लाइड बाय ओनली बाय फ्रेनिक नर्व है, तो वो हमारे पास मीडियास्टाइनल प्लूरा है। जो डायाफ्रेगमेटिक प्लूरा है या सुप्रा प्लूरल वो है प्लूरा है, तो उसको जो है वेगस नर्व भी सप्लाई कर रहा होता है। वाई स्टेरॉइड्स आर नॉट एब्रप्टली विदड्रॉन है टू प्रिवेंट एड्रिनल सप्रेशन। हाँ, अब अगर स्टेरॉइड्स आपने किसी पेशेंट को 2 to 3 वीक्स के लिए अगर दिए हैं, तो उसको आप अचानक से विदड्रॉ नहीं कर सकते, उसको आप क्या करेंगे, टेपर करेंगे। अगर अचानक से विदड्रॉ करेंगे तो पहले से हमारे बॉडी में क्या है, स्टेरॉइड्स नहीं बन रहे, क्योंकि बाहर से जब स्टेरॉइड दे रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमारे बॉडी में स्टेरॉइड्स नहीं बनते, स्टेरॉइड हार्मोन ACTH और कार्टिसोल वगैरह ना। तो फिर जब अगर आप अचानक से इनको स्टॉप कर देंगे, तो फिर हमारा बॉडी क्या है, अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, एड्रिनल सप्रेशन होगी, और उसकी वजह से क्या एड्रिनल वो होता है, हो जाता है, शॉक में बंदा जा सकता है। तो एड्रिनल सप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या है, उसको आहिस्ता आहिस्ता से टेपर करते हैं स्टेरॉइड्स को, ताकि हमारा बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता से अडॉप्ट करना शुरू कर दे, खुद ब खुद कार्टिसोल बनाना स्टार्ट कर दे, फिर उसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं। A patient receives radiotherapy for squamous cell carcinoma. Few months later, there is scarring and ulceration to the skin because of, तो ये एंड आर्ट्राइटिस ओब्लेटरिन इसको कहते हैं। विब्रियो कोलेरा ग्रोज करता है, विब्रियो कोलेरा क्या करता है, कैन टॉलरेट अल्कलाइन पीएच है। बेस्ट रिस्पॉन्स आफ्टर रेसिस्टेशन क्या होता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इसके जरिए हमें पता चलता है कि रिस्पॉन्स कैसा आया है। शॉक वाले पेशेंट को ना, हाइपोवॉलेमिक पेशेंट को यूरिनरी आउटपुट से आप मॉनिटर करते हैं। कॉमन काज ऑफ इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया का कॉमन काज क्या है, फैक्टर V लीडर म्यूटेशन। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया समझ आ रही है ना, थ्रोम्बोफिलिया मीन्स थ्रोम्बोसिस काज कराना। तो फैक्टर V की अगर म्यूटेशन हो गई तो थ्रोम्बोफिलिया होगा या थ्रोम्बोसिस होगी। लेकिन अगर डिफिशेंसी होगी, देखें एक म्यूटेशन है एक डिफिशेंसी होगी तो ब्लीडिंग होगी, और अगर म्यूटेशन होगी तो थ्रोम्बोसिस काज करेगा, जिसको फैक्टर V लेडन भी कहते हैं। और फैक्टर 12 की डिफिशेंसी अगर होगी तो उसमें थ्रोम्बोसिस होगी, ये बात याद रखें। वैसे तो अगर हम लोग कहते हैं कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशेंसी होती है तो उसमें ब्लीडिंग होनी चाहिए ना, लेकिन ये फैक्टर 12 की जो डिफिशेंसी होती है वो थ्रोम्बोसिस काज कराता है, ये एक एक्सेप्शन है। तो इसकी काज जो है अननोन है, अभी तक मालूम नहीं है क्यों इस तरह से होता है। इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनकी अगर डिफिशेंसी होगी सब की वजह से फिर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। जैसे फैक्टर 5 की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन क्या है, फैक्टर 5 की अगर म्यूटेशन हो रही है ना, डिफिशेंसी अलग चीज़ है, म्यूटेशन अलग है, तो उसमें भी थ्रोम्बोसिस हो रही है। अकोमोडेशन इज बाय कंट्रक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, ये मैंने आपको डिटेल से समझाया है, ठीक है। और सिलियरी मसल की कंट्रक्शन कौन सा नर्व करवा रहा है, एक्लोमोटर नर्व, तो वही काज कराता है अकोमोडेशन। हीट लॉस थ्रो एवोपरेशन एंड नॉन एवोपरेशन डिपेंड्स ऑन कोर बॉडी टेम्परेचर पे। प्री गिंग्लियानिक पोस्ट गिंग्लियानिक सिंपैथेटिक टू अफेक्टर आर्गन क्या रिलीज करेंगे, नॉरपेनेफ्रिन। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन कंट्रा इंडिकेटेड इन TTP में, क्योंकि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसमें हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है, क्योंकि वो सारे प्लेटलेट्स क्या है, वो क्लाट्स बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में क्लाट्स बना रहे हैं। तो क्लाट्स फॉर्मेशन में बहुत सारे प्लेटलेट्स कंज्यूम हो गए, उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो गया है, उसकी वजह से फिर परपुरा भी हो रहा है। तो अब अगर उसको आप प्लेटलेट्स देंगे तो मज़ीद क्या है, क्लाटिंग हो सकती है। इसको कहते हैं कंजप्टिव कागुलोपैथी, TTP को, और एक और था इनको मैक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया भी ये काज कर रहे थे ना। तो हिमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम था एक, ये TTP था। तो इन दोनों में प्लेटलेट्स कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ये नहीं देने होते। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, तो एंड यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेट टू फॉर्म राइबोसोमल DNA, ठीक है। तो DNA, ये DNA हमारे पास राइबोसोमल DNA बनाएगा यूक्रोमेटिन। उसके बाद है पेशेंट हैज़ शार्प नाइफ इंजरी इन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, डैमेज अकर्स टू द मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ द नेक, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल होगा वहाँ पे, ट्रेपेजियस मसल होता है,
ठीक है ना। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को और सुपरफिशियल मसल है ना नेक का। आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन ऑन ईसीजी इज सीन इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन होता है, बाकियों में नहीं होता। पेशेंट डेवलप्ड हीमोलाइसिस ड्यू टू G6PD डिफिशिएंसी, तो ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, ठीक है, थोड़ी सी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। बोtulinum टॉक्सिन है A एंड B एक्ट्स वाया SNAP25 प्रोटीन। अच्छा, ये टॉक्सिन क्या है? ये क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म जो एक डिजीज़ है उसमें भी ये रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ कॉस्मेटिक सर्जरीज़ वगैरह में, मसल्स को रिलैक्स करता है ये। तो ये किस तरह से हमारे पास मसल्स को रिलैक्स करता है? जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उससे जो है न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को ये इनहिबिट करता है। किस प्रोटीन्स के थ्रू? SNAP25 के थ्रू। तो फिर क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन या आगे जो मसल पड़ा होगा वो एक्टिवेट नहीं होगा। वो जब एक्टिवेट नहीं होगा तो वो कंट्रैक्ट नहीं होगा और रिलैक्स हो जाएगा। इस वजह से कॉस्मेटिक सर्जरीज में इसको यूज़ करते हैं, या मसल स्पाज्म में। ड्यूरिंग एक्सरसाइज TPR क्या है, डिक्रीज हो जाता है। स्लोली डिप्रेशन प्री पोटेंशियल, ठीक है, प्री पोटेंशियल इज सीन इन विच आर द फॉलोइंग। स्लो प्री पोटेंशियल जो होती है वो किस में होता है? ऐसे नोड में होता है। उसके बाद एपिनेफ्रिन काजेज, एपिनेफ्रिन काज कर रहा है डिक्रीज इन विच, डिक्रीज इन क्यूटेनियस ब्लड फ्लो में, क्योंकि जो क्यूटेनियस ब्लड वेसल है उनके ऊपर अल्फा-1 रिसेप्टर होता है और अल्फा-1 के ऊपर एपिनेफ्रिन जब बाइंड होता है तो वैसे कंस्ट्रक्शन काज कराता है, जिसकी वजह से क्यूटेनियस ब्लड फ्लो डिक्रीज। अब वाई विद अस्थमा रेस्पिरेटरी रेट 30 है, व्हाट विल अकर है, तो उसको क्या होगा? डिक्रीज PaCO2 होगा। वजह क्या है? उसका रिस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, 30 है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल गया है, इसकी वजह से PaCO2 आर्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर हमारे पास है लिम्फ नोड। पेशेंट लिम्फ नोड का ट्यूमर मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद सेंट्रल ओबेसिटी है, उसको सेंट्रल ओबेसिटी है मतलब एब्डोमेन में, ट्रंक वगैरह में, और एक्नी है, मून फेस है, ACTH भी रेज है, तो ये कुशिंग डिजीज़ है। अगर ACTH का वो जिक्र नहीं करते तो कुशिंग सिंड्रोम होता है। मतलब कुशिंग डिजीज़ किसको कहते हैं? ACTH कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ACTH बन रहा है, उसकी वजह से अगर सिम्टम्स आ रहे हैं कुशिंग वाले, तो उसको कहते हैं कुशिंग डिजीज़। लेकिन अगर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है नॉर्मल ACTH सिक्रीट कर रहा है और कहीं और से क्या है, या तो कहीं और से ACTH बन रहा है या कहीं और से डायरेक्टली कार्टिसोल बन रहा है, तो उसको फिर कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन एंड इंट्रामेम्ब्रेनस एसिफिकेशन, ये किस में होता है? मैंडिबल में। और इन विच आर द फॉलोइंग एरिया द वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा में वोमिटिंग सेंटर होती है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन एट एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स एट बर्थ, वो कहाँ पे होता है? अपर एंड ऑफ फीमर में होता है। HIV पेशेंट है, पॉजिटिव है, हैज़ हिस्ट्री ऑफ, उसको हिस्ट्री है किस चीज़ की? कफ है, फीवर है। He was diagnosed as a case of respiratory tract infection. He was given drug for this complaint. What is the mechanism of action of this folic acid inhibitor है। उसके बाद है कार्पस कोलोसम। कार्पस कैलोसम हमारे पास क्या होता है? मोस्ट फाइबर्स इसके इंटरकनेक्टेड होते हैं सिमेट्रिकल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार। एसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन कंपिटेंस इज मेंटेन्ड बाय यूज ऑफ मेटोक्लोप्रोमाइड। अब देखें, एसोफेगोगैस्ट्रो जंक्शन जो है मतलब लोअर एस्फिगल स्फिंक्टर की बात कर रहा है कि उसकी स्फिंक्टर के कंपिटेंस को मतलब मेंटेन कर रहे हैं। उसका मेंटेनेंस कैसे होगा? गार्ड वाले पेशेंट में होते हैं, गार्ड वाले या स्टमक डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस वाले पेशेंट में, तो आप क्या करते हैं? मेटोक्लोप्रोमाइड देते हैं। गार्ड वालों में तो इतना नहीं देते, जो वो होते हैं गैस्ट्रिक डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस वाले, उनमें मेटोक्लोप्रोमाइड देते हैं। उनमें क्या होता है, जो स्टमक होती है उसकी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या है, एसिड वगैरह ऊपर जा सकता है, लोअर एस्फिगल स्फिंक्टर वीक हो सकता है, उसकी वो इनकम्पिटेंट हो जाता है। तो उसको वापस कम्पिटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मूवमेंट्स को इंक्रीज़ कर देंगे किसके? स्टमक के, जिसकी वजह से फिर क्या है, फूड नीचे जाएगा तो फिर एसिड वगैरह ऊपर नहीं जाएगा, तो वो कम्पिटेंट हो जाएगा एसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन। तो उसके लिए हम लोग मेटोक्लोप्रोमाइड यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, प्रोकाइनेटिक है। प्रोकाइनेटिक का मतलब जो स्टमक मोटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, और वो जो ब्लॉटिंग हो रही थी और गैस हो रहा था वो भी हमारे पास रिलीव हो जाएगा, पेन वगैरह। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज। एग्रेसिव ट्यूमर कौन सा होता है? कंपाउंड नेवस। उसके बाद है प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो होते हैं डिराइव होते हैं कहाँ से? एक्टोडर्म से डिराइव हो रहे हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल्स एक्टोडर्म से डिराइव हो रहे हैं। थाइमस एट द एज ऑफ 10 ईयर एक्सटेंड फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड टू फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, रटे वाली चीज़ है। लेफ्ट रीनल वेन रिलेशन एंटीरियर टू एरोटा, एरोटा ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। फार्मर लंग डिजीज ड्यू टू ग्रेन डस्ट। फार्मर लंग डिजीज जिसको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस भी कहते हैं, जो नाम से जाहिर है कि हाइपर सेंसिटिविटी है
टूवर्ड्स क्या है, ग्रेन डस्ट टूवर्ड्स हमारे पास डस्ट वगैरह, दो डिफरेंट टाइप के डस्ट जो होते हैं, एग्रीकल्चरल डस्ट वगैरह, पोलन डस्ट वगैरह, तो उनके अगेंस्ट हमारे जो लंग्स होते हैं फार्मर के वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं और उधर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको कहते हैं फार्मर लंग डिजीज या हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है। अनकॉन्शियस पेशेंट विद रिस्पिरेटरी डिप्रेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नैलोक्सोन काज का उसका क्या है, फिनोबार्बिटोन। नैलोक्सोन देखें, नैलोक्सोन ओपियाइड के लिए देते हैं, ऑर्थोपेथेटिन, मार्फिन, फेंटेनिल ये सारे ओपियाइड हैं, तो उनके लिए क्या है, नैलोक्सोन फंक्शन करेगा। लेकिन फिनोबार्बिटोन क्या है, ये ओपियाइड नहीं है, ये हमारे पास इसके लिए अगर हम देंगे तो वो इसका एंटीडॉट नहीं है नैलोक्सोन। नेक्स्ट स्टेप वाउंड अटैक है, मिड क्लेविकल पेशेंट इज अनेबल टू रोटेट आर्म लैटरली। अच्छा, नेक के ऊपर स्टेप वाउंड है और मिड क्लेविकल वाले एरिया पे, तो मिड क्लेविकल वाले एरिया पे और मसल का ये एक्शन भी बता रहे हैं कि लेटरली मसल को हम रोटेट नहीं कर पा रहे, तो लेटरली मसल को रोटेट कराता है टेरिस माइनर और उसकी लोकेशन भी यहीं क्लेविकल के करीब होता है, तो ये टेरिस माइनर है। उसके बाद क्लिनिकल साइंस एट्रिब्यूटेड टू लीजन इन पैरामिडल ट्रैक। पैरामिडल ट्रैक में जो हमारे पास होते हैं क्लिनिकल साइन कौन से होते हैं, क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी होती है। अब जो पैरामिडल ट्रैक होते हैं उनमें क्या होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं ना, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में हमने पहले भी पढ़ा था क्या होती है, क्लैस्प नाइफ स्पास्टिसिटी होती है या रिजिडिटी होती है। रेमनेंट ऑफ जबरनाकुलम टेस्टिस का जो रेमनेंट था वो क्या था, स्क्रोटल लिगामेंट था। उसके बाद है इंसुलिन मेटाबॉलिक फंक्शन। इंसुलिन का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। मेटाबॉलिक आता है या फिर एनाबॉलिक फंक्शन लिखा होता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस है। इसके अलावा इंसुलिन का दूसरा फंक्शन ये भी है, टेकअप ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस, लेकिन ये क्या है, ये इंसुलिन का समझे ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन है, मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं है। तो मेटाबॉलिक या एनाबॉलिक फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। इंसुलिन प्राइम फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन या प्राइम फंक्शन वो है ग्लूकोज को सेल के अंदर, लेकिन उसका सेकेंडरी या मेटाबॉलिक या एनाबॉलिक फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अ 54-year-old मैन विद अ लंग ट्यूमर हैज़ हाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ ADH ज़्यादा है, ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो गई है और नेगेटिव फ्री वाटर क्लीयरेंस है। तो नेगेटिव फ्री वाटर क्लीयरेंस बार बार ये MCQ आ रहा है, तो नेगेटिव फ्री वाटर क्लीयरेंस का मतलब है सॉल्यूट ज़्यादा निकल रहे हैं, वाटर बहुत कम है, तो उसको हम नाम, ये किस डिजीज़ में हो रहा था, SIADH में। यहाँ पर इन्होंने क्या है, ADH का लेवल भी दे दिया कि वो भी इंक्रीज हुआ पड़ा है और ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो रही थी, नॉर्मली समझें 380 होता है, तो 380 नहीं 300 होता है, तो 300 से कम है 260 है, तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी भी SIADH में, क्योंकि वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ है ना। एरिया मोस्ट सेंसिटिव टू इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, तो वो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो कि ब्रेन स्टेम में होता है, तो वो सबसे पहले इनहेलेशन एनेस्थीसिया उसको अफेक्ट करेगा। उसके बाद है मैक, मिनिमम अल्वेलर कंसंट्रेशन इज रिलेटेड टू ओरल गैस पार्टीशन। ये मिनिमम अल्वेलर कंसंट्रेशन का ये मतलब होता है जब हम इनहेल्ड एनेस्थेटिक देते हैं तो उसमें हमारे पास मिनिमम कंसंट्रेशन का ये मतलब होता है कि उसके ऊपर वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर अगर हम लोग सर्जिकल इंसिजन दें पेशेंट को तो उसके स्केलेटल उसके जो मसल्स हैं वो रिस्पॉन्स ना करें, वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो इस मिनिमम कंसंट्रेशन को नाम देते हैं मिनिमम अल्वेलर कंसंट्रेशन। पेशेंट कम्स विद एसवीटी ड्रग विच शुड बी गिवन, ठीक है, उसको सुप्रावेंट्रुलर टैकिकार्डिया कौन सा ड्रग देंगे, वेरापामिल देते हैं, लेकिन वैसे एडिनोसिन देते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, एडिनोसिन के बाद वेरापामिल है। विच जेनेटिक डिजीज इज मोस्ट कॉमन है, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग मैलिग्नेंसी ड्रेन इनटू द फॉलोइंग नोड्स है, तो ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में जाते हैं दोनों साइड पे। साइक्लिक GMP मैकेनिज्म के जरिए कौन एक्शन कर रहा है, ANP, और TSH किसके जरिए कर रहा था, साइक्लिक AMP के जरिए। ये सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं ना, ये आपने फार्मा में पढ़े होंगे, ये मैंने समझाए भी थे उसने, साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP और वो फास्फोलाइपेज C वाला जिसमें डायएसिलग्लाइसरोल या फॉस्फेटिडाइल एनिस्टोल डाइफॉस्फेट बन रहा था। नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में 33 होते हैं, ये तो FSC वाला MCQ थे समझे। 7 सर्वाइकल थे, 12 थोरेसिक थे, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सिजल। ये वर्टिब्री की बात कर रहा है, ठीक है, ये एक होता है वर्टिब्री, एक होते हैं स्पाइनल नर्व्स, तो वर्टिब्री 33 है, स्पाइनल नर्व्स 31 होते हैं पेयर्स उनके। मॉडरेटर बैंड इज प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल में होता है, मॉडरेटर बैंड स्पेशल टाइप का कनेक्ट टिश्यू होता है। विच ड्रग शुड बी गिवन फॉर थ्रोम्बोलाइसिस इन एक्यूट MI, तो उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं थ्रोम्बोलाइसिस के लिए एक्यूट MI में। 40-year-old लेडी प्रेजेंट्स विद हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, प्लूराइटिस है, ज़ेंथोमा एंड जॉन्डिस फॉर लास्ट 3 मंथ्स हैं, तो 40 ईयर का लेडी है, उसको हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी है, प्लूराइटिस भी है, ज़ेंथोमा भी है और जॉन्डिस भी है फॉर लास्ट 3 मंथ्स है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन उसका क्या है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। ट्रू अबाउट पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक
बेस इज फाउंड बाय मिडल थर्ड ऑफ द क्लेविकल है। पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक का बेस जो है मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल बनाता है। नॉन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंटेड विद डीप जॉन्डिस एंड लो एचबी है। व्हाट टाइप ऑफ ये हमारे पास क्राइसिस होगी, ये किस तरह का क्राइसिस होगा? हेमोलाइटिक क्राइसिस है ना। सिकल सेल एनीमिया है, उसमें क्या है, डीप जॉन्डिस है। इसका मतलब क्या है, वो आरबीसीज की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से जॉन्डिस हुआ है, तो इसको कहते हैं हेमोलाइटिक क्राइसिस। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमारे पास चेस्ट पेन वगैरह ये है तो उसको सिक्वेस्ट्रे और स्प्लीनोमेगली है तो उसको हम सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस कहते हैं। इन राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन है, डिसोसिएशन कर्व है। द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ T50 वुड भी, वो कितना होता है 35, ये रट लें। इंट्रायूट्राइन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, उसको कौन स्टिमुलेट करता है? प्लेसेंटल HCG। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रेवलर्स डायरिया के लिए नॉरफ्लॉक्सासिन मोर देन डाइफेनॉक्सलेट, ये इराटा है इसका, ठीक है, ये ए दिया हुआ, ये गलत है। नॉरफ्लॉक्सासिन है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो डाइफेनॉक्सलेट। इन इंजर्ड टिश्यूज द कीमोटैक्टिक फैक्टर C5a। फास्टेस्ट एडाप्टिंग रिसेप्टर पेसिनियन होता है, ये भी रिपीट हो रहा है। अब वाई हैड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिसीडियस